हेलो फ्रेंड्स। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो, इस एक्ट के बारे में हम लोग अब जानेंगे। इस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहली चीज देखो, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस एक्ट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दिस वाज द वन ऑफ द लेंथीएस्ट एक्ट एवर मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टिल टुडे। आज तक के इतिहास में ये सबसे बड़ा एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था। ठीक है, ना आज तक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इससे बड़ा कोई एक्ट बनाया है, ना शायद आगे कभी बना पाए। एंड दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट एक्ट विच द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज एवर इनेक्टेड। ठीक है, अब ये जो एक्ट बना था, इस डॉक्यूमेंट में, इस एक्ट में क्या क्या था? इस डॉक्यूमेंट में 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। अब हम इस एक्ट के बारे में एक एक करके इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब सबसे पहले देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहता है? ये कहता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन consisting of provinces and princely states as units। जैसे कि आज के टाइम में आप देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे इंडिया में, यहाँ पे स्टेट्स हैं और यूटीज हैं। ठीक है, स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। तो उसी तरह से उस समय क्या हुआ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्स एवर मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट to reform the government, to establish a good form of government in India। ठीक है, तो इस एक्ट में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर व्हाट? ऑल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन की ये लोग बात कर रहे थे कि ऑल इंडिया फेडरेशन की हम इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। कहाँ पे भला? जो कि दोनों चीजों को कंसिस्ट करेगा, प्रोविंसेस एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन ये फेडरेशन का सपना पूरा नहीं हो पाया। वो क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जो थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सो फेडरेशन डिड नॉट केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय। ठीक है, अब जो ये रेजिडरी पावर्स थी वो वाइसरॉय को दे दी गई। और इसी एक्ट ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place। मतलब कि देखो, डायरकी जो थी उसको हटा दिया। ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया? खत्म कर दिया। वेयर एज उसकी जगह क्या चीज लाई? डायरकी जो प्रोविंसेस में थी उसकी जगह अब क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो अब डायरकी की जगह जो प्रोविंसेस में जो चल रही थी, स्टैब्लिश थी, उसकी जगह अब क्या होगी? प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इंट्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। मतलब बाइकैमरलिज्म मैंने जैसे आपको कल बताया था। ठीक है, क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लोकसभा एंड राज्यसभा। सिमिलरली अब ये जो प्रोविंसेस है, यहाँ पे भी जैसे जब हमारी स्टेट हुआ करती थी JNK की, यहाँ पे क्या होता था? लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसी तरीके से जो ये प्रोविंसेस थे, 11 प्रोविंसेस, उसमें से 6 प्रोविंसेस में ये बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब आपका आता है, ये देखो, ब्रिटिशर्स का मैंने आपको बताया था, हमेशा इन लोगों की जो मंशा होती थी वो क्या होती थी? डिवाइड एंड रूल करने की। आप लोगों ने देखा 1908 एक्ट में भी इन्होंने क्या किया? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की, उसके बाद भी इन्होंने एक्सटेंड की कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, और ज्यादा रिफ्ट लाए इंडियंस के बीच में, उनके लोगों के बीच में। ठीक है, एक तरह की दीवारें खड़ी कर दी। मतलब लाइक दो धर्मों के बीच में, हिंदू मुस्लिम करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। What the Britishers tried to did, they really got success in that. They succeeded in that. What
उनको सक्सेस किस तरह से मिला, वो ये कि एक तरह का रिफ्ट ये लोग बना दिए लोगों के बीच में. The Hindus were not trusting the Muslims and the Muslims were not trusting the Hindus. What the Britishers tried to did, they tried to create a rift between the Hindus and the Muslims. So अब यही चीज इन्होंने क्या की, देखो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो कर ही रहे थे, अब इन्होंने क्या किया, एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस. अब जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज थी, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जिन्हें बोला जाता था, उनको भी बोला कि भैया अब इनको भी हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे. जैसे कि डिप्रेस्ड क्लासेस कौन कौन सी, शेड्यूल कास्ट, विमेन एंड लेबर्स, वर्कर्स, ठीक है. तो इस तरह से, ठीक है, 1909 में देखो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की बात की थी. अभी जैसे मैंने आपको बोला 1919 में एक्सटेंड कर दी गई थी यही सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला जो सिस्टम था, वो किस किस में एक्सटेंड किया गया था, सिख्स में, क्रिश्चियंस में और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस में. बट दिस टाइम इन दिस एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इन्होंने ये चीज एक्सटेंड किसको कर दी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जो था वो डिप्रेस्ड क्लासेस. डिप्रेस्ड क्लासेस कौन सी, शेड्यूल कास्ट, विमेन एंड लेबर वर्कर्स, ठीक है, कि इनको भी बोला कि भैया ये तुम लोग भी आ जाओ इधर. तो ये और रिफ्ट पैदा कर रहे थे हमारी सोसाइटी में. और फिर एज अ रिजल्ट अब देखो इसके बाद इन्होंने और इस एक्ट में क्या करना चाहा, एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसकी जगह इस्टेब्लिश क्या किया, जो एबॉलिश कर दिया था इन्होंने, क्या सॉरी, एबॉलिश किया इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ठीक है. उस सिस्टम को इन्होंने क्या किया, एबॉलिश कर दिया, काउंसिल ऑफ इंडिया को ही एबॉलिश कर दिया इन्होंने. और इन्होंने बोला कि जो हमने 1858 में जो इस्टेब्लिश किया था काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, एबॉलिश कर देते हैं इस एक्ट में. और फिर जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइजर्स. अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था ऑफ इंडिया का, उसको टीम ऑफ एडवाइजर्स भी दिए गए, ठीक है. और बोला गया, और जो ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है, नाउ ही हैज टू वर्क एज पर द एडवाइस गिवन बाय द एडवाइजर्स. जो उसके एडवाइजर्स होंगे, जो वो एडवाइस देंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा, ठीक है. अब इस एक्ट में एक बड़ी अच्छी बात हुई, वो क्या, इट हेल्प्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, ठीक है. मतलब आरबीआई की अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो वो कौन से एक्ट में हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ठीक है. अब थोड़ा सा मैं आपको आरबीआई के बारे में बता देता हूँ. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, establishment of Reserve Bank of India in the year 1935, ठीक है. RBI was established on the recommendations of Hilton Young Commission in the year 1926. कल को आपको एमसीक्यू में अगर पूछा जाता है कि आरबीआई जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश हुआ था, तो वो था हिल्टन यंग कमीशन इन द ईयर 1926, ठीक है. ये कमीशन उस समय बना था, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है. उसकी ये रिकमेंडेशन के ऊपर ये आरबीआई को भी बनाया गया है, थ्रू विच एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है. सो आरबीआई जो था वो सबसे पहले सेटअप कहाँ पे किया गया, कैलकाटा में, जिसे हम कोलकाता बोलते हैं, ठीक है. इन द ईयर 1935 आरबीआई वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे, ठीक है, जिसका आज का प्रेजेंट नाम है मुंबई, ठीक. तो ये चीज. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है, एस्टैब्लिश द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस. मतलब जैसे आपका यूपीएससी है, ठीक है, फिर आपका स्टेट पीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और कई बार होता है कि मतलब आपका जॉइंट होता है दो स्टेट्स का एक साथ, ठीक है. तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस को इन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश किया, थ्रू विच एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और लास्ट में फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937, ठीक है. तो उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपना ये फेडरल कोर्ट भी एस्टैब्लिश किया प्रॉपरली, ठीक है. क्लियर, ये चीज यहाँ पे आपका ये एक्ट खत्म होता है. इसमें यही पॉइंट्स थे डिस्कस करने के लिए. सो गाइस, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस lecture with your other batchmates.